कोई ग्रुप में मैसेज कर दे अपने अपने ग्रुप में, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, होता तो ये है कि क्या है, कितना होता है एलसीआर में होता है, ध्यान रखना। ये अगर गिवन हो तो आर बाई जेड अगर गिवन हो, नहीं तो आप किससे निकालोगे, इस फाइव से निकालोगे। मैं बोल रहा हूँ अगर ये गिवन है, अगर एलसीआर में दे रखा है तो आप क्या कर दो, सीधा इस कंडीशन को। ठीक है, जेड इम्पिडेंस किस में होता है, एलसीआर में। ठीक है, अदरवाइज आपको फाइव गिवन हो, अगर तो गिवन है ना, ठीक है, तब तो आप इस फॉर्मूले को लगा लो। अगर आपके पास गिवन नहीं है, आगे सारे लोग आगे मैसेज कर दो एक ग्रुप में, कोई अपने ग्रुप में भी कर दो, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन। और देखो अगर एलसीआर है, देखो एलसीआर है ना, तो हमने कहा कि जेड होता है इसके पास आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स सी माइनस एक्स एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर एलसीआर है पूरा, अगर एल एल है तो यहाँ पर क्या बोल रखा है आपके पास, एल आर बोल रखा है, कौन सा सर्किट बोल रखा है, एल आर बोल रखा है, एल और आर। एलसीआर तो है नहीं जो आप इसको लगाओगे। अब अगर कल क्यों लगाया था फिर हमने, वहां पर दे रखा था इम्पिडेंसेस, इम्पिडेंसेस जड़ दे रखा था, गिवन था, तो हमारा वहां पर लगाना जरूरी था। यहाँ पर इन दोनों के बीच फेज शिफ्ट देखेंगे तो इन दोनों के बीच फेज शिफ्ट कितने का होता है, फाइव, इन दोनों के बीच होता है 90 डिग्री, तो cos 90 है, cos 90। दरअसल ये होता है पावर फैक्टर। ठीक है, ये है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। अच्छा, हम कब लिखते हैं इसको, जब एलसीआर हो तब इसको लिखते हैं। और रेजोनेंस की कंडीशन क्या आ जाए, जब रेजोनेंस आ जाए तो जेड ही आर बन जाता है। रेजोनेंस अगर अनुनाद आ जाए तो जेड ही आर बन जाता है। ये बातें देखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कितने आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू कितने आ जाएगी 90, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन इज बी आंसर। ठीक है, 56 का भी। ये समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने कहा था, अभी देखिए फॉर्मूला रिकॉइल का ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और क्या कहा हमने, कॉस फाइव। तो इसको बोला था हमने पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। वो तो हम एलसीआर में जो पावर ये होता है पावर फैक्टर, ये वाला हमने कहा था एलसीआर में जो है ये पावर फैक्टर कॉस फाइव। प्रूफ भी किया था मैंने ऑफलाइन क्लास में, तो मैंने प्रूफ किया है। ऑफलाइन क्लास में मैंने प्रूफ भी किया था कि ये आ जाता है आर बाई जेड, ये आ जाता है एलसीआर। ठीक है, अदरवाइज अगर तो गिवन होगा तो आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, नहीं गिवन होगा तो इन दोनों के बीच फेज शिफ्ट देख लेना, एल और आर के बीच फेज शिफ्ट देख लेना। ठीक है, चलिए अब क्या है, तो यहाँ पर कितना 0। यस, अगर रेजोनेंस में देखें, सारे लिख लो एक साथ ही, रेजोनेंस अनुनाद में, तो अनुनाद में क्या हो जाएगा, आर बराबर जेड आ जाता है, तो जो कॉस फाइव होता है 1 आ जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर। तो एक बार तो यही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। एनर्जी किस, यहां से मैं बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 57 जल्दी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 57, किसकी ऊर्जा अधिक है,
कोई बताए किसकी एनर्जी है? देख ये ऑप्शन पंकज गौर। चलो इसको और तरीके से बना देता हूँ, ये ऑप्शन। रेडियो वेव, फिर है अल्ट्रावायलेट, फिर है एक्सरे, फिर है गामा रे। ऐसा लगाऊं या ऐसा लगाऊं? बी या ए? बी या ए? और कोई ए बी या ए? उस्मान जी ए, सोनी जी ए, नेहा पवन जी ए। और कोई? कंचन खत्री। क्वेश्चन पढ़ो अब जाके, 57 क्वेश्चन सही से पढ़ो। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे रहा होगा, ये करेक्ट है। अरे ऐसा समझे, हम ऐसी बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि जो गामा रेज होती है ना, वो इतनी पावरफुल होती है कि 5 mm की चादर को भी क्या कर देती है, छेद कर देती है 5 mm की चादर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा होगा, सबसे कम इसकी, फिर इसकी, फिर इस, कहते नहीं कि बहुत मोटी चादर को भी गामा रेज जो होती है चीर के लेके जाती है। अगर ऐसा होता तो आपकी हड्डियां तो गला देता एक्सरे, अगर एक्सरे पावरफुल होता। ठीक है, रेडियो वेव, रेडियो वेव तो जानते ही हैं, है इतनी पावरफुल क्या, जितने गामा और एक्सरे। सबसे कम इसकी होती है, देखो एनर्जी जो होती है। अब देखो किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है, लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ, द करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन ऑर्डर एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम बताना, घटता हुआ क्रम नहीं बताना था। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा, ये बड़ा, ये छोटा है, ये छोटा। याद रखना, इतना याद रखना, गामा जो है बहुत मोटी शीट को भी छेद कर देती है। अब देखो ये तो हो गया क्वेश्चन, यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी और वो जानेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, तो E इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जी जिसकी बड़ी, फ्रीक्वेंसी उसकी बड़ी, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ किसकी बड़ी, तो E इक्वल टू कितना, एच सी बाय लैम्डा। तो जिसकी एनर्जी बड़ी है उसकी वेवलेंथ छोटी है। तो अगर ऐसा बोला जाए तो छोटी वेव, इनमें से छोटी वेवलेंथ किसकी है, किसकी है, गामा रे। ठीक है, समझ लिया इस बात को। ऊर्जा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऐसे से बना रहा हूं मैं, देखो ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अंकित चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का याद रखना। इधर जब आएंगे तो इधर ऑर्डर है किसका, वेवलेंथ का।
ठीक है, बढ़ता हुआ ऑर्डर कैसा है, ऐसा है इसका। चलिए हो गया, 3 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। कौन सा 58 का, जल्दी बताइए। 58 का जल्दी बताइए। सर ये हो गए। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एलसी सर्किट की, एलसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी, वो होती है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ठीक है, जितने रेजोनेंस के पास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका है ए ऑप्शन। 59 का कितना हो जाएगा? फिफ्टी नाइन बैंड विड्थ इंक्रीज, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इनको कर लो, फिर मैं नोट कर लो इन बातों को। ये देखिए, ये जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैंने बहुत बढ़िया एक ग्राफ से बताया। ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ बहुत जगह आ चुका है। ठीक है, क्या कहा हमने, देखो दरअसल बोले हम शार्पनेस बोलते हैं, या हम मॉड्यूलेशन क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर और नाम क्या लिखवाया था हमने, हमने एक ग्राफ बनाया था। देखो दरअसल क्या है, अगर हम किसकी बात करें, बैंडविड्थ का, मान लीजिए ग्राफ है मेरे पास, कुछ ऐसा ग्राफ है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो जितना वृत्त, देखो ये वृत्त जो है ऐसा बताती, जिसकी वृत्त कम है उसका क्या है, जिसकी वृत्त मतलब शार्पनेस का मतलब जानते हो, तो अगर शार्पनेस बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस घटता है। शार्पनेस, शार्पनेस, शार्पनेस बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस 1 बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस घट रहा होता है। शार्पनेस क्या होती है, शार्पनेस के बारे में बताइए जल्दी से, क्या होती है शार्पनेस? बताए थे कुछ, कुछ मालूम है, कुछ बताइए। शार्पनेस क्या कहा था हमने? मात्रात्मक गुणांक। क्यू वैल्यू का क्या है? हा? अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यानी क्यू वैल्यू के अनुक्रमानुपाती होती है, क्यू वैल्यू के जो है अनुक्रमानुपाती होती है। पर कुछ और भी तो होता है शार्पनेस, तीक्ष्ण। देखो शार्पनेस, तो अगर शार्पनेस बढ़ रही है तो क्यू भी बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा क्यू किसका, सारे क्वेश्चन यही करवा रहा हूं मैं, क्यू सबसे ज्यादा किसका है, क्यूसी का, तब किसका, क्यूबी का, फिर किसका, क्यूसी। क्यू वैल्यू क्या होती है पहले बता दो मेरे को, क्यू वैल्यू क्या होती है, जो किसी सिस्टम में एनर्जी लॉस और गेन को बताता है। ठीक है, क्या बताता है, एनर्जी लॉस और गेन को बताता है। ठीक है, जो आपके एनर्जी लॉस और गेन को बताता है। तो चलिए अब देखो, अगर जो है तो रेजिस्टेंस किसका सबसे बड़ा, आर ए वाले का, फिर आर बी का, फिर है आर सी का। अरे ये क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, निधि कहाँ है, निधि, वंदना जी, और कौन है, राहुल,
एक क्वेश्चन लिखवाया था मैंने, यस Yes, सर sir. ठीक तो है। क्या था वो क्वेश्चन? ये था वो भी ये तो वाला। नहीं नहीं, ये तो लिखवाया, इससे पहले एक चीज लिखवाया था मैंने, एक और क्वेश्चन। नोट्स आप लोगों के पास? मेरे पास अनु- नोट्स। रेजोनेंस की तीक्ष्णता, ये वाला। रेजोनेंस की अनुनाद की Sharpness क्या तीक्ष्णता होती है? क्या होगी? हाँ ये वाला। अच्छा Quality अच्छा, हाँ factor। ये भी बहुत अच्छा है। यानी अनुनाद की तीक्ष्णता क्या होती है? अनुनाद की मात्रात्मक शार्पनेस, शार्पनेस, ठीक है। यानी रेजोनेंस की जो शार्पनेस क्या होती है, रेजोनेंस क्या होती है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या है? क्या होती है इसकी शार्पनेस? क्वालिटी फैक्टर 1/r रूट L अपॉन यानी C। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर क्यू वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है। तो अगर इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, अनुनाद की शार्पनेस यानी रेजोनेंस की शार्पनेस क्या होती है? क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखें, जैसे जैसे क्यू वैल्यू बढ़ेगी शार्पनेस भी बढ़ेगी, और अगर शार्पनेस बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान रखें। तो इसका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 60 का। 60 का क्या है? कैसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन 60 का क्या है? 60 का ए ऑप्शन है, अनुप्रस्थ होती है। और 61 का क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किससे होती है? 61 का बताइए। मूविंग चार्ज। ऑप्शन बता दीजिए कौन सा? बी। एक्सेलरेटेड चार्ज। बंद कर CD। दीजिए स्पीकर। सी ऑप्शन। अंकित भाई 6-6:30 बजे ही टेस्ट डिस्कशन होगा, और वो रोज होगा, ठीक है, रोज होगा। तो शायद आप उस वाले ग्रुप में मैं ऐड करना भूल गया, टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है एक ना। चलिए हो गया। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? देखो 3 चीजें याद रखिए। देखो इस बुक का जो है, पूरी बुक का निचोड़ जो है क्या होता है, 3 बुक से होती है। 3 है ये, 3 पार्ट है इसका। इलेक्ट्रो स्टेट, मैग्नेटो स्टेट, मैग्नेटो, और क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ईएम जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बोलते हैं, जो अभी पूछा। यहाँ पर चार्ज रहता है रेस्ट में, ठीक है, और यहाँ चार्ज क्या करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक समान वेग होता है इसके पास, चार्ज के पास। और यहाँ चार्ज क्या रहता है? एक्सेलरेट हो जाता है, एक्सेलरेटेड, त्वरित हो जाता है, एक्सेलरेटेड त्वरित होता है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? क्वेश्चन नंबर 61 का कितना है? ऑप्शन सी, ठीक है, त्वरित होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट में तो कांस्टेंट, मैग्नेटो में चुंबकीय में क्या होता है? एक समान वेग होता है, यहाँ पर विरामावस्था में होता है। तो 62 का देखेंगे, 62 का क्या हो जाएगा? इसका तो बता दिया मैंने, 62 का कौन सा है? जल्दी बताइए। एन इंडक्टर में बी स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बढ़िया। तो 62 का सी ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड। 63 का बताइए, 63 का at a resonance frequency NSAC circuit containing LCR in series, यानी A जो AC परिपथ में अनुनाद आवृत्ति में LC तथा श्रेणी क्रम में कौन वोल्टेज और करंट के बीच कितना हो जाएगा फेज शिफ्ट?
सेम होता है सबके बीच, तो 63 का ए ऑप्शन है। देखो वो कह रहे हैं ना, अगर ये सीरीज में जुड़े हो, सीरीज में मतलब इधर एल है, इधर एल है, इधर क्या है, सी है, तो कह रहे हैं कि आर एल सी, तो ये इनके पास सेम फेज में होंगे ना सब, ठीक है, सेम फेज में। तो क्वेश्चन नंबर 64 का बताइए। 64 एलसीआर में परिपथ में तीक्ष्णता, यानी एलसीआर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, अभी करवाया क्वेश्चन, अभी करवाया था शार्पनेस वाले को, ऐसा बनाया था कर, ठीक है, कि देखिए ऐसा बनाया था, तो ये है ए, अंकित यहां देख लेना बी, और ये है सी। तो जैसे जैसे ये शार्पनेस मतलब ऐसे बढ़ रहा है ना, तो हमने कहा था शार्पनेस जैसे बढ़ेगी, शार्पनेस बढ़ेगी, तीक्ष्णता बढ़ेगी, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा QC अगर बड़ा है, और Q फिर QB है, फिर QA है, और तो यहाँ पर सबसे बड़ा R किसका, रेजिस्टेंस RA का सबसे बड़ा, फिर RB का, फिर RC का है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है। चलिए 65 का बताइए। तो 64 का डी आंसर होगा। डी आंसर जी, प्रतिरोध बढ़ाने के साथ घटती है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया ना, देखो ये बढ़ा दिया तो ये घटेगी ना, 64 का डी ऑप्शन। ऐसे बना लो इसको, चाहे ये डिक्रीज होगी अगर ये इंक्रीज कर, अच्छा 65 बताइए जल्दी से। सबके पास टेस्ट पेपर प्रिंट है, नहीं है? द क्वालिटी फैक्टर मेंट फॉर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, किसी एलसीआर परिपथ के लिए गुणवत्ता गुणांक का मान क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। 65 का कौन सा है? ए कौन कौन बोल रहा है? सी क्यों नहीं है? सी क्यों नहीं है? ए, और कोई? जल्दी बताइए, सारे आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, तभी तो मजा आएगा। क्यों के मैंने सारे पढ़ लिए। तो 65 का है ए इज द करेक्ट आंसर। पर कैसे? जो क्यू वैल्यू होती है ना, क्यू वो होता है, देखिए याद रखना क्या क्या होता है, काई एल अपॉन आर, ध्यान से समझना इस बात, और काई सी बाई आर, ऐसा होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें, अब अगर मैं काई, देखो काई एल की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा एल, और काई सी की जो वैल्यू होती है वो कितने, 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हो तो Q इक्वल टू कितना, ऊपर आएगा ओमेगा एल बाई आर, और इधर कितना है, 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो कोई एक कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, कोई मैच कर रहा ऑप्शन नहीं कर रहा, तो कौन सा कर रहा है, ए वाला मैच कर रहा है, इसीलिए ए आंसर करेक्ट है। तो इस फॉर्मूले को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, साथ ही साथ इन चीजों का भी ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 66 का बताइए। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, 5 कंडीशन लिखवाई थी कल। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस की अनुनाद की कंडीशन, जो काई एल होते हैं वो किसके इक्वल आ जाते हैं, काई सी के इक्वल। तो यानी इसकी वैल्यू अभी लिखी थी कि ओमेगा एल है, तो इसकी 1 अपॉन ओमेगा सी है। 68 का बताइए जल्दी से। 68 क्या है क्वेश्चन? नहीं 67 ना, 67, हाँ 67। एन एलसीआर सर्किट इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, कितनी होती है इम्पीडेंस, कितनी होती है एलसीआर सर्किट में एट रेजोनेंस पर? यानी
अनुनाद की स्थिति में कितना होता है एलसीआर सर्किट में? अनुनाद के एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में याद रखना प्रतिबाधा जो इम्पीडेंस होती है, इम्पीडेंसेस वो होती है Z इक्वल टू कितनी होती है आर स्क्वायर प्लस काई एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो रेजोनेंस की कंडीशन अभी अभी कही है, देखो दोनों इक्वल रखेंगे तो ये कितना आ गया रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस तो ये कितना आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी तो जीरो हो जाएगा ना, दोनों कट गया तो Z इक्वल टू आर। तो 67 का कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या है? Which of the following radiation is electromagnetic in nature? कौन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? अल्फा बीटा गामा और अल्ट्रासोनिक विद्युत चुंबकीय प्रकृति की है। ऑप्शन सी इज गामा। अभी अभी तो लिखा तो सिर्फ गामा है, गामा रे। 69 का कौन सा कथन सत्य है? 69 में बेटा और प्रासर्वे का बता दीजिए सर इनका। हाँ? अल्फा बीटा और प्रासर्वे। अल्फा बीटा और गामा को क्या बताना है सर? अल्फा बीटा और प्रासर्वे तरंगे, इनकी प्रकृति भी बता दीजिए, नेचर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती, अभी आएगा आपके पास। देखो अल्ट्रासोनिक तो वो होती है ना प्रासरव्य तरंगे। अल्ट्रासोनिक का देखो अगर जो है कोई भी जो है कोई भी क्या है जो कोई भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी ना वो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक किरणें तो ऐसा तो नहीं अल्ट्रासोनिक साउंड की बात कर ले या फिर तो ऐसा तो है नहीं कि हमने इतना बोला कि स्पीड ऑफ लाइट से 3 नैनोसेकंड में पहुंच गया, लेकिन कुछ तो टाइम लगता है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो क्या होती है बहुत तेज स्पीड से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास। उनका जो सी आता है तभी तो बोलता है जब सी के बराबर अर्थ का जो आता है सॉरी सन का, सनलाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो यही रीजन है। तो बीटा और अल्फा जो है हम पढ़ेंगे किस में न्यूक्लियर में अभी डिस्कस करेंगे इनको। डिफ्लेक्ट क्या है? दूसरी चीज है ये क्या हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा डिफ्लेक्ट होती है या नहीं होती है? आपके लिए क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से? प्रभाव पड़ता है उस पे? बीटा पे नहीं पड़ता शायद। ऐसा पड़ता है कि कहीं अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां प्रकाश की लाइट कुछ और हो, और जहां मैग्नेटिक फील्ड हो या जहां वैद्युत क्षेत्र हो वहां प्रकाश की लाइट कुछ और पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यही है रीजन। ठीक है, बाकी एक तो डिफ्लेक्ट होती है ना अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो देखो एक चीज और है, चलो और डिटेल में बता देता हूँ आपकी। क्या है 60? देखो मैग्नेटिक फील्ड में जब आप एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखते हैं तो गामा में कोई फर्क नहीं पड़ता। गामा बोलता है मुझे कोई, अल्फा थोड़ा कम झुकता है, बीटा तो बहुत ज्यादा झुकता है। तो जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या है प्रभावहीन रहती है, इफेक्ट नहीं पड़ता। ये नहीं क्या है अब जो डिफ्लेक्ट नहीं होती किसी के द्वारा। ऐसा नहीं कि सनलाइट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आए तो वहां पर अलग बिहेव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में आए तो अलग बिहेव, क्योंकि सनलाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सनलाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये अल्फा बीटा तो डिफ्लेक्ट हो रहे, अल्ट्रासोनिक भी दूसरी चीज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 69 को। ये हो गया 68 का तो पता चल गया ना, गामा अल्फा बीटा तो नहीं करता, अल्ट्रासोनिक नहीं करता। चलिए जल्दी बताइए। ए ऑप्शन किसने बताया? निधि ए। और कोई? निधि है पंकज, बहुत बढ़िया। तो कौन सा ऑप्शन है देखो
इसका देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ये होता है, यानी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर 1/√एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। चलिए तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 70 का बताइए। सी बिल्कुल ठीक है। 70 का देखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक क्या है, फील्ड के बीच जो फाई होता है ई एंड वी के बीच जो फाई होता है वो कितना होता है π/2 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, π/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अल्फा। अल्फा भी अभी तो बताया था पीछे, ए ऑप्शन अल्फा। बहुत बढ़िया। वाट इन धारा से क्या समझते थे हम? ये तो 12th का एक फेवरेट वाला क्वेश्चन था, वाट इन धारा से क्या समझते हैं। पूरे शक्ति परिपथ में जो पावर का लॉस ही नहीं करती थी, ठीक है, नो पावर गेन, ठीक है, लॉस, सॉरी, नो पावर लॉस, नो पावर लॉस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये है वाट इन धारा, वाट वाटलेस करंट। वाट इन धारा क्या, नो पावरलेस, शक्ति का ह्रास नहीं करती है, ठीक है। देखिए ये तो वही हो गया। बताइए पावर फैक्टर के लिए, पावर फैक्टर इन एलसीआर अभी अभी बताया था 73 का पावर फैक्टर, 73 का कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन। अभी अभी तो बताया था cos फाई इक्वल टू कितना r/z। क्वेश्चन नंबर 74, 74 का बताइए जल्दी से। 74 का क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला और आता है, क्वालिटी 1/r, इसको भी ध्यान रखना है। इससे प्रूफ होता है जो पीछे लिखा था ना L/c। देखो कैसे प्रूफ होता है इससे, क्योंकि देखो ऐसा लिखा था आपने ओमेगा L/ओमेगा c, सॉरी r, ठीक है, तो इसको लिखा था ओमेगा L, ठीक है, r आ गया ना, सॉरी ओमेगा L तो ऊपर आएगा। अब देखिए जो अगर हम किसकी बात करें, L है, ठीक है, तो अब देखिए यहां से सर लाइट पड़ यहां रही है से वहाँ क्या पे। रख सकते हैं, हाँ? लाइट लग रही है उधर। अच्छा इधर लाइट लग रही है, तो जो पीछे फॉर्मूला लिखा था ना आपने, कौन सा, Q इक्वल टू कितना ओमेगा काई L/r इक्वल टू काई C अपॉन, इससे ही निकल जाता है फॉर्मूला, ठीक है। देखो Q इक्वल टू ओमेगा L इक्वल टू कितना R इक्वल टू कितना ओमेगा 1/ओमेगा CR, ठीक है। यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल दो, L के टर्म में निकालो या R के टर्म में निकालें, ठीक है, दोनों की L की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से। अरे L से L कट गया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा L/c, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे √L/c, तो रख दो। अब देखो यहाँ पर क्या है, कहाँ पे रखोगे, ओमेगा L पे, ठीक है, ओमेगा L पे, देखो कहीं पे भी रख दो, इस पे रख देंगे, ये गड़बड़ हो गया ना, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर C LC ओमेगा होता है सर, L ओमेगा। 1/LC आ रहा ना, हाँ 1/LC। रुक जाइए प्रूफ करता हूँ मैं इसको, यहीं से देख लेना, अगर दो फॉर्मूले याद नहीं करना चाहते हैं रूट मैं बता देता हूँ यहीं पे क्या है। देखो हमने कहा था ओमेगा जो Q की वैल्यू आती है वो आती है काई L अपॉन R इक्वल टू काई C अपॉन R, तो इसकी वैल्यू कितनी थी ओमेगा L/R, इसकी वैल्यू कितनी 1/ओमेगा CR, R से R कट गया तो यहाँ से कितनी ओमेगा की वैल्यू ऊपर जाएगा तो √ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना रहेगा 1/LC, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई √LC, ठीक है, √LC। अब देखिए Q की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा L/R, तो ओमेगा की जगह रख दीजिए
ये एल बाई आर इक्वल टू कितना, ओमेगा की वैल्यू कितनी, अंडर रूट कितना एल बाई सी, यहाँ से काटोगे कैंसिल करोगे तो कितने आ जाएगा, क्यू की वैल्यू कितने 1 बाई आर तो बाहर ही रह जाएगा, ये कितना है एल से एल कटेगा, इसको रूट एन टू रूट लिख सकते हैं एल तो कितना है रूट एल बाई सी। आखिरी अंतिम क्वेश्चन, सेवेंटी फाइव का बताइए, 75 का बताइए जी कौन सा हो जाएगा। अभी अभी करवाया था ए ऑप्शन। चलिए टेस्ट हो जाता है आपका समाप्त यहाँ पर, ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। अच्छा कल मैथ्स की क्लास है मॉर्निंग में, कितने बजे तक है? अब तो सबकी ऑफलाइन ही क्लासें खत्म हो गई होगी, सबकी ऑफलाइन क्लासें खत्म हो गई, तो मॉर्निंग यस सर ऑनलाइन ही है वो भी, ठीक है। वो भी हम तो कल देखो कितने कितने से टाइम लगता है, चलो मॉर्निंग का देखते हैं, क्योंकि किसी का ऐसा हो रहा है कि घर पे नेटवर्क नहीं चल रहा है, तो किसी का नुकसान हो रहा है, तो ठीक है अगर टाइम हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा तो 3 to 4 आवर की क्लास मॉर्निंग में, मॉर्निंग में 3 to 4 आवर की क्लास है, यानी 10 बजे तक, 10 o'clock तक, 10 के बाद किसकी क्लास है, 10 बजे तक, ठीक है अंकित 10 बजे के बाद किसकी क्लास है, चलिए 11 मान लेते, 11 के बाद किसकी क्लास है, तो वर्किंग है बहुत सारे लोग, वर्किंग कौन है 11 से, जिनका स्कूल है, स्कूल तो बंद होके देहरादून में शाम को ही, ठीक है सर, नहीं नहीं ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दो है जो स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम हो रही, चलो फिर मतलब मॉर्निंग बोले तो दिन के टाइम की बात, वर्किंग कौन है जिनको 11 बजे के बाद टाइम नहीं है, ठीक है चलिए ठीक, चलिए थैंक यू सब लोगों का, थैंक यू। पढ़ते रहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए आपको मैकेनिक्स का पेपर न्यूमेरिकल नहीं, नहीं ज्यादा नहीं है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते, इतना सोचना ही नहीं है, एलटी का प्रीवियस ईयर उठा के देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर इंक्लूड है, आरएमओ के इंक्लूड है, किसी के पास एक लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था, वो तो नहीं है किसी के पास,